स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी के बारे में। Recording in progress. So guys, मेटलर्जी है क्या, बताओ मेटलर्जी है क्या? एग्जैक्टली मतलब भाई हमें एलिमेंट्स को प्योर फॉर्म में निकालना है। नेचर में क्या एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में मिलते हैं? मिलते हैं सर, कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिलते हैं, जैसे हीलियम नेटिव फॉर्म में ही मिलता है, नियॉन रिएक्ट ही नहीं करता है किसी से, आर्गन, ये सब होते हैं। तो चलो सर इन नोबल गैसेस को छोड़ दो, तो और कोई ऐसा है जो नेटिव फॉर्म में मिलता है? तो आंसर है हाँ, चांसेस है। कौन से? नोबल मेटल्स जिनको बोलते हैं, कोई बताएगा नोबल मेटल्स? हाँ जी, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर टू सम एक्सटेंट आप बोल सकते हो, है ना। ये सारे ऐसे हैं नोबल मेटल्स हैं, मतलब इनके नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करने के भी चांसेस हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बट अगर इन कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दिया जाए तो एलिमेंट नेटिव फॉर्म में बहुत रेयर चांस है कि वो मिले। तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर मेटल्स आखिर होंगे किसमें? तो भाई मेटल्स बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बना ले, M2OX, डिपेंडिंग ऑन इट्स वैलेंसी। तो इस फॉर्म में रह सकता है, हो सकता है कार्बोनेट के फॉर्म में हो जाए ना, हो सकता है नाइट्रेट के फॉर्म में हो जाए, हो सकता है सल्फाइड के फॉर्म में हो जाए। अरे बस समझ में क्लियर हो रहा है ना। तो सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकता है, नाइट्रेट के फॉर्म में भी हो सकता है ना। तो ये सारे फॉर्म में अगर आप देखो तो मेटल्स आर प्रेजेंट इन देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस N फॉर्म में। ये सुनो, बोलो। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से अगर हमें मेटल को वापस लेके आना है तो इसका मतलब इस M+N से हमें M लेके आना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। मतलब मेटलर्जी बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिससे हम मेटल को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड से एलिमेंटल फॉर्म में लेके आते हैं थ्रू कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन। अगर आप बोलोगे तो ठीक है। तो लिखो मेटलर्जी के बारे में, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एलिमेंट्स इन प्योर फॉर्म, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एलिमेंट्स इन प्योर फॉर्म, राइट। कौन से एलिमेंट्स इन प्योर फॉर्म? कौन से एलिमेंट्स इन प्योर फॉर्म? मोस्टली मेटल्स। अंडरस्टूड? मोस्टली बेटा मेटल्स ही रहते हैं, अंडरस्टूड ना। तो प्रोसेस क्या हो गया मेटलर्जी का? गेटिंग मेटल फ्रॉम extracting elements in their pure form, mostly metal, from its ore. अब देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में बचपन से भरी गई है कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं। भाई कंपाउंड ऑफ द मेटल, बेसिकली ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल का एग्जिस्टेंस हो या उस एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, वो सब क्या है? मिनरल्स। उनमें से फिर ओर क्या है? ओर वैसा पार्ट है जिससे हम मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सके। भाई प्रॉफिटेबली कैसे निकलेगा यार? मतलब बेसिकली ये कमर्शियल चीज हो गया। हम निकाल रहे हैं, हमारे पास जैसे मान लो कई सारे सोर्सेज हैं, कंपाउंड्स कई सारे हैं, किसी का अबंडेंस बहुत ज्यादा है तो वो सस्ते में मिल रहा होगा कहीं से, तो इसके पीछे इकोनॉमिक्स है बेसिकली। तो प्रॉफिटेबली जिससे भी हम निकाल सकें ओर को, सॉरी जिससे भी हम मेटल को निकाल सके, ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं? ओर। अब एग्जाम में बच्चों आपका कुछ क्वेश्चन तो सीधा सीधा ओर पे ही डिपेंडेंट होता है। अब ओर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? ऑक्साइड फॉर्म में हो सकते हैं, कार्बोनेट फॉर्म में हो सकते हैं, सबसे कॉमन बता रहा हूं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये बहुत कॉमन है। समझ आ रहा है? बहुत। अब इनमें कई बार ना क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से मेटल का टेंडेंसी किसके लिए ज्यादा है? तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन O-2,
इनकी मैं बात करूं और मैं बात करूं आपको S-2, ये दो नेगेटिव आयन में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है आपको नजर आता है? द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं हार्ड बेस, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बेस। ध्यान से समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा बेस जिसका पोलराइजिंग पावर बहुत हाई हो, जिसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ही खराब हो, इजीली पोलराइज ना कर सको। ये आप देखो ना, सल्फर नीचे, साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी बहुत हाई है, तभी तो बोलते थे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। तो ऐसे किसी भी बेस, ऐसा कोई भी नेगेटिव आयन जिसको इजीली पोलराइज किया जा सके, उस नेगेटिव आयन को हम सॉफ्ट बेस बोलते हैं, याद रहना चाहिए। ध्यान है रहेगा? जैसे I- को कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सॉफ्ट बेस, है ना? तो सॉफ्ट बेस का मतलब क्लियर हो गया? बोलो। अब सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड बच्चों, सॉफ्ट एसिड में कुछ चीजें एकदम फिक्स नोट कर लो। Ag+, लेड, ये सॉफ्ट एसिड है। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन आएगा सर कि कुछ हार्ड एसिड भी होते हैं क्या? बोलो, कुछ हार्ड एसिड भी हैं क्या? तो सर जिन अगर अगर मैं ऐसे बात करूं तो Al+3 इज कंसिडर्ड टू बी हार्ड एसिड। आप बात करोगे मैग्नीशियम, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल ना, हार्ड एसिड। हालांकि अल्कली मेटल को तो एसिड बेस की कैटेगरी से ही बाहर रखते हैं, सिर्फ लिथियम को छोड़ करके। तो मैग्नीशियम+2 हार्ड एसिड। तो अब एक रूल है, रूल ये है कि ना सॉफ्ट एसिड का कंपैटिबिलिटी सॉफ्ट बेसिस के साथ होता है। इसको हार्ड एसिड बेस या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं। कि जो नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस है, उनमें अगर आप देखोगे ना, तो सल्फाइड का एग्जिस्टेंस कभी इनके साथ नहीं होगा, ओर्स के फॉर्म में। आप मुझे एक भी नाम बता दो जो आपको सल्फाइड ओर से याद हो एल्यूमिनियम का। लेकिन आपको नाम भरे पड़े होंगे, सल्फाइड ओर ऑफ सिल्वर, सल्फाइड ओर ऑफ लेड, जिंक का भी सल्फाइड ओर मिलता है ZnS, है ना? लेड का तो आप जानते हो PbS, गैलेना, ध्यान है ना? तो फिर इनका क्या मिलेगा? इनके मोस्टली ऑक्साइड के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। तो कई बार इतने छोटे पार्ट पे भी क्वेश्चन बना देता है। वो पूछ देगा कि बताओ सल्फाइड ओर के एग्जिस्टेंस कौन से कैटायंस के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इतने छोटे से पार्ट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आ रहे बात समझ में? तो ये ध्यान रहेगा ना कि कैसे देखना है। तो अब आज हम लोग कुछ ओर्स की लिस्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उनके नाम क्या क्या है। वो बहुत जरूरी है, आपको साथ के साथ मेरे साथ ही याद कर लेना, मेरे साथ ही याद कर लेना। नोटेड बच्चों? हो गया? तो चलो एक एक करके ओर्स के बारे में मैं कुछ डिस्कशन करता हूं, है ना? आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो जैसा मैंने बोला कि बेटा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर के बारे में जब मैं बोलूंगा तो यार सिल्वर का तो कोई मतलब नहीं होगा डिस्कस करने के लिए, है ना? ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मोस्टली किसके डिस्कस करने होंगे हमें? एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना?
और बीच वाले कुछ होते हैं जो दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आयरन हो गया, उसका सल्फाइड भी मिलता है। और तो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्साइड ओर्स में, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। कोई बताएगा कोई फेमस नाम एल्यूमिनियम का, और कोई बताएगा? वेरी गुड, बॉक्साइट। स्पेलिंग क्या है? बॉक्साइट ना। बॉक्साइट का देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो बच्चों, जैसे होता है ना कि यार गैलेना क्या है, TbS, फिक्स फॉर्मूला है उसका। बॉक्साइट का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। बॉक्साइट इज अ जेनेरिक नेम गिवन टू द हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम ना, एक जेनेरिक नेम है। तो इसलिए इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसे है कि एल्यूमिनियम कर दो और ऑक्सीजन का यहां X कर दो। अब बताओ, अगर चार्ज बैलेंस करना है और मुझे हाइड्रोक्साइड यहां डालना है OH, तो यहां पे मैं क्या लिखूं? तो सिंपली हम लोग चार्ज बैलेंसिंग से करेंगे कि भाई जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम दिस इज Y, तो क्या बोलेंगे कि भाई यहां पे नेगेटिव चार्जेस में 2 × X माइनस के साथ माइनस Y मस्ट बी इक्वल टू -3। अरे भाई टोटल चार्ज अगर इस पे +3 है तो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? -3 भी होना चाहिए। तो यहां से आपको Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 2X। तो यहाँ पे बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है AlOX OH 3 - 2X। ये ध्यान रखना, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉक्साइट। So what is bauxite guys? लिख लो, it's a generic name given to oxide। generic name का मतलब क्या होता है? ग्रुप नेम, है ना। जैसे मैं बोल दूं नोबल गैस, तो नोबल गैस इज अ ग्रुप नेम यार, for हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। So in the similar way, सिद्धार्थ म्यूट कर लो बेटा। In the similar way, this bauxite is a generic name। Understood ना? अब इसके कंपोनेंट देखते हैं, बॉक्साइट के कंपोनेंट देखते हैं। तो बॉक्साइट के कंपोनेंट में, इसके कंपोनेंट में बात करूं, गिब्साइट। गिब्साइट, कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है? गिब्साइट का फॉर्मूला कोई बताएगा? दिस इज सिंपली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, चेक करो तो 3H2O या 2H2O क्या आएगा यहाँ पे, चेक करो। बोलो। तो गिब्साइट क्या है? एक हाइड्रोक्साइड ओर है, प्योर हाइड्रोक्साइड ओर, इसमें ऑक्साइड नहीं है। इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आते हैं देखो। तो जब आप कई बार ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, 2AlOH फुल साइज करोगे तो क्या बन जाएगा? Al2। अब एल्यूमिनियम के साथ अगर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन लाना है तो Al2O3 लगाना पड़ेगा। बचा हुआ क्या रह गया भाई? यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकाल दो और 2 टाइम्स आपने ले लिया, तो मतलब 6 ऑक्सीजन रह गया यहाँ पे। तो इसका मतलब कि 3H2O रह रहा होगा। अब देखो बैलेंस हो गया क्या? ये दोनों सेम ही चीज है ना। सो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, Al2O3.3। इसके अलावा सेकेंड है इसका डायस्पर। डायस्पर, व्हाट इज दिस? दिस इज AlOOH, मतलब ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्पोनेंट्स है बेटा, कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉक्साइट। डायस्पर, ये अल्फा फॉर्म को बोलते हैं। कहने का मतलब ये ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एक सॉलिड है ना, और सॉलिड आपको मालूम है कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल सकते हैं। याद करो, जिंक सल्फाइड के मैंने 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको बताए थे,
एक स्पिलराइट फॉर्म और दूसरा वुडजाइट फॉर्म। एक HCP अरेंजमेंट में था और दूसरा CCP अरेंजमेंट में या SCC अरेंजमेंट में, ध्यान आ रहा है ऑक्साइड आयंस का। तो ठीक उसी तरीके से भाई मोर देन वन फॉर्म में कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे आइसोमर्स होता है ना, वैसे ये आइसोमॉर्फिज्म है कि एक, समझ गए ना? बोलो। मतलब सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर दो अलग अलग कंपाउंड के हो जाएं तो उनको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा वो अलग है, तो यहाँ पे वो वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके डायस्पर के अलावा और कोई कंपाउंड बताओ। बोहेमाइट, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ही होता है, बस ये गामा फॉर्म होता है। है ना? इसको अगर आप सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जो हमें आदत है, तो देखो Al2O3.H2O आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, डबल करोगे 2AlOOH, तो यहां से Al2 हो गया, ऑक्सीजन यहां से डबल है और 2 मिला के 4 हो गया, तो Al2O3, एक ही ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन बच गया, तो .H2O आ जाएगा। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो। ठीक है, ओके। और बच्चों अगर कहीं पे कोई वाटर ना दिख रहा हो, सिंपल आपको दिख रहा हो क्या चीज? Al2O3, कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? बहुत सारे नाम है। एल्यूमिना, ध्यान से देखो, ये जो ए लास्ट में ऐड हो जाता है ना, एल्यूमिना, सिलिका, जिरकोनिया, लिथिया, मैग्नीशिया, ये सारे ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लिथिया बोल दिया तो Li2O, मैग्नीशिया बोल दिया तो MgO, कैल्शिया बोल दिया तो CO। अरे समझ आ रहा है? मजाक में मत लो तुम लोग। लिथिया, एल्यूमिना, जिरकोनिया, ZrO2, जिंकिया भी बोल सकते हो। कौन बोला है? वो नहीं कर रहा होगा, वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर जोगी। चलो भाई, तुम बोए मियाँ से याद कर जाओ, है ना? सो ZrO2 इज जिरकोनिया, अंडरस्टूड ना? तो ये सब कॉमन नेमिंग के तरीके हैं। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, कोई बताएगा? कोरंडम। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट? चलो, ग्रेट। ध्यान रखना, ये कोरंडम Al2O3 है, कार्बोरंडम होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं कार्बोरंडम। तो कार्बाइड है वो, तो बिल्कुल ही अलग, है ना? सो हो गया भाई। तो एल्यूमिनियम का मैंने और बता दिया। अच्छा, पूरे जितने दुनिया भर में मेटल्स हैं, आप देखो भरा पड़ा है हमारा पीरियोडिक टेबल मेटल। क्या सबके और पढ़ना है? पागल हो जाओगे, इतने सारे ओर्स है ना, दिमाग खराब हो जाएगा फिर। तो जो हमारे कॉमन मेटल्स यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में, उनका है। जैसे मेटलर्जी आपको पढ़नी है किसकी किसकी, मैं बता दे रहा हूँ पूरी पूरी ध्यान से।
आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड, सिल्वर, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने की मेटलर्जी है, ऑफ कोर्स लेड भी है, कॉपर भी है। तो ये इतने ऐसे हैं जिनकी मेटलर्जी आपको पढ़नी है, यानी इनके ओर्स आपको दिमाग में रखना है बहुत अच्छे से, समझ गए ना। तो चलो एल्यूमिनियम का ओर देख लिया, तो अब देखते हैं आयरन। बताओ भाई, जो सबसे कॉमन है उनकी बात मैं कह रहा हूं, है ना। बताओ, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की मैं बात कर रहा था ना। तो इनमें जो सबसे कॉमन ओर है इसका, उनमें नाम आता है Fe2O3 एंड Fe3O4। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO.Fe2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड बोल सकते हैं इसे बेटा। और इसी का नाम क्या है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट देखो कैसे याद रखोगे, मैग्नेटाइट M, मिक्स्ड ऑक्साइड M, याद रहना चाहिए। ये भूल जाता है एग्जाम में। एक बार IIT जेईई में सीधा इसी का क्वेश्चन आ गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, इन्हीं के बीच में आ गया था, पूछ लिया था क्वेश्चन। तो अगर आपको ध्यान ही नहीं रहा, भूल गए आप, तो गेम हो जाएगा। मैग्नेटाइट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो अगर ये छोड़ दें तो फिर दूसरा वाला कौन सा हुआ, Fe2O3, इसको क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। स्पेलिंग बोलो, HAEA, हेमेटाइट, HAEMATIT, हेमेटाइट। फिर दिमाग में आपके ये नहीं आ रहा होगा कि सर आयरन +2 वाला भी तो कुछ मिलना चाहिए। अरे यार, मिलने के चांसेस हैं, बट आयरन +2 कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू +3, तो इसलिए 3 and 2 3 का मिक्सचर मिलता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट हो गया, आयरन का हो गया भाई, और बोलिए अभी मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो ऐसे ही बच्चों, जो कॉमन कॉमन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बाकी लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक और है क्रोमाइट, क्रोमाइट और FeCrO4। इसका कॉम्पोजिशन क्रिएट करोगे, क्या बनेगा ये, दिस विल बी FeO.Cr2O3। क्रोमाइट और, है ना। ये सारे डिस्कशन किसके हो रहे हैं, ऑक्साइड के। बताओ भाई, पायरोलिसाइट किसको बोलते हैं, एनीवन, पायरोलिसाइट, आई हैव टोल्ड यू। ये देखो, मैं जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपको, इन दी कैटेगरी ऑफ नेगेटिव आयन, ऑक्साइड ओर्स पहले मैंने बता दिए, फिर कार्बोनेट बताऊंगा, फिर सल्फाइड बताऊंगा। आपको कैसे याद करना है, मेटल्स के लिए, तो आप इनमें से इकट्ठा चुन चुन करके एक मेटल के सारे ओर को इकट्ठे लिख लो, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं मार्क लगा दे रहा हूँ। पायरोलिसाइट, व्हाट इज दैट, MnO2। अच्छा, मैंगनीज की मेटलर्जी हमें पढ़नी नहीं है, तो इसलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे ही बताओ मुझे, कॉपर का ऑक्साइड Cu2O, क्या बोलेंगे, नाम बताओ। इसको बोलते हैं क्यूप्राइट। जिंक ऑक्साइड हो गया तो क्या बोलेंगे बताओ, ZINCITE। हाँ जी बोलो, क्या पढ़ेंगे, जिंसाइट या जिंकाइट, बताओ भाई। हाँ, स्पेलिंग ठीक है, जैसे मर्जी तुम लोग, जिंकाइट, जिंसाइट, जो भी बोल लो, है ना। उसके बाद SnO2 टिन,
कोई बताएगा इसका नाम? एनीवन? कैसेटेराइट या टिन स्टोन बोलते हैं इसको। कैसेटेराइट। इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, इसको बोलते हैं रूटाइल। ना इसके अलावा है इल्यूमिनाइट FeTiO3। ना TiO2 इज रूटाइल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट में, जैसा मैंने आपको मार्क कर दिया है, जो कॉपर का दिखे, जिंक का दिखे, है ना, इन सबको आप याद रखना। टिन का बहुत सिलेक्टेड ओर्स हैं तो अच्छी बात है। हो गया भाई, ऑक्साइड ओर्स हो गए। अब आ जाओ सल्फाइड की बात करते हैं। सल्फाइड ओर्स, साथ के साथ इसको याद करते चलो, मैं अभी पूछूंगा थोड़ी देर में। ना चलो मैं लिखते जा रहा हूँ, आप बताते जाओ इसका नाम। PbS, बोलो, गैलेना। ठीक है, देखो लेड सल्फाइड अगर आप बोलते हो तो बेटा वो उसका कॉमन नेम हुआ, मतलब कॉमन केमिकल नेम जिसको बोलते हैं, है ना। इसके अलावा बताओ Cu2S हो गया तो बोलो। गुड, देख के बोल रहे हो? अरे भगवान, अरे ये टॉपिक तो पहले भी रहा होगा ना तुम लोग के, मेटलर्जी तो रहा होगा यार, 10th में था। तो उसमें मतलब थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। अच्छा तुम लोग लॉकडाउन वाले हो ना, मैं भूल जाता हूँ बात। हाँ हाँ सही बात बोल रहा, पढ़ाई थोड़ी ना करनी थी। HGS ZNS लिखो, मैं लिख लेता हूँ इकट्ठे फिर नाम लिखते हैं। ZNS गेस करते रहो तब तक क्या होगा। FeH2, CuFeS2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फाइड की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं बोलो? PbS, गैलेना। Cu2S, कॉपर, ग्लांस। HGS को क्या बोलते हैं? सिनेबार, गुड, सिनेबार। सिनेपोलिस मत पहुंचाना तुम लोग। सिनेपोलिस किसको बोलते हैं, कौन से और का नाम है? जिस तरह से तुम कोरिलेट कर रहे हो ना चीजों को, बोए मियाँ जो तुम बोले हो ना आज क्लास में। ZNS क्या है भाई, बोलो। ZNS को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। लिख लो सब, लिखो। अच्छा ZNS का एक और नाम भी बताया था हमने, बोलिए। इसका एक और भी नाम, अच्छा बुर्जाइट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्फेलेराइट इज द नेम ऑफ ZNS। हाँ अब आते हैं इस पर। FeS2, एक पुरानी कहावत है ना, हर हर पीली चीज सोना नहीं होती, ये भी पीले कलर का होता है।
गोल्ड को मिमिक करता है, इसका नाम है फूल्स गोल्ड। याद रहेगा, FeS2। हाँ, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, आयरन पाइराइट। फूल्स गोल्ड और आयरन। ये चेक करो, इसका नाम क्या है एनसीईआरटी में, मिलेगा? लिख लो, कैल्को या चैल्को, जो भी प्रोनाउंस करो तुम, राइट? कैल्को पाइराइट, अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं बेटा रूबी, रूबी सिल्वर। है ना, गॉट इट? Ag2S को क्या बोलते हैं? Ag2S को क्या बोलते हैं, बोले? बहुत ही डेंजरस है, बोलिए। Ag2S, सिल्वर ग्लांस और अर्जेंटाइट। सिल्वर ग्लांस और अर्जेंटाइट। ओके, नोटेड? याद रहेगा सभी को? अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, कैल्कोपाइराइट, चैल्कोपाइराइट बोल लो ना, जैसे मर्जी आप जो मन करे ट्विस्ट बेंड कर दो, स्पेलिंग सही रहना चाहिए बस। दूसरा नाम इसका कॉपर पाइराइट भी होता है। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में तो यार ये सारे सल्फर इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये थोड़े कम है। हो गया, सल्फाइड खत्म। ऑक्साइड वेपराइज तो नहीं हो गया तुम्हारे दिमाग से? हाँ, अभी मैं पूछता हूँ, टाइम दे लो तुम्हें, 2 मिनट का टाइम देता हूँ उसको देखने के लिए, फिर अगले और यानी कार्बोनेट की तरफ बढ़ेंगे।
हो गया बच्चों, याद हो गए? नेक्स्ट लिखो कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स में ध्यान से देखो, मैलाकाइट। मैलाकाइट क्या है? ये कॉपर का कार्बोनेट है, साथ में कॉपर का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रहेगा? हाँ, फिर एक है कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोलते हैं। फिर एक है सिडेराइट, स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा सिडेराइट का, चेक कर लो तुम लोग। सिडेराइट का स्पेलिंग क्या है? SIDE, सिडेराइट। ये आयरन का कार्बोनेट है, आयरन इन +2 स्टेट, है ना? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैला कॉपर, काला जिंक, सफेद आयरन। बहुत ही बकवास है ये ट्रिक, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। हाँ, तो उसके बाद एंजॉय करना। मैं तीनों ध्यान रहेंगे ना, मैलाकाइट, कॉपर, काला जिंक तो याद ही रहना चाहिए कैलामाइन, जिंक। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, इसके नाम में कहीं कॉपर की कोई फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे जैसे हमारे मान लो आ गया कॉपर ग्लांस, तो समझ में आ रहा है कि वो कॉपर का ओर है। गैलेना बोल दिया, पता ही नहीं चल रहा है ये क्या है भाई, व्हाट इज गैलेना। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके यार याद करना पड़ेगा ना। सिल्वर ग्लांस बोल दिया तो समझ में आता है कि सिल्वर का ओर है। क्यूप्राइट बोल दिया तो भी समझ में आता है कॉपर का ओर है। जिंकाइट बोल दिया तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैलाकाइट बोल दिया तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो उससे मैला कॉपर ही याद रहना चाहिए, है ना। कैलामाइन बोल दिया तो काला जिंक, जिंक का कार्बोनेट। सिडेराइट बोल दिया तो सफेद या सड़ा हुआ आयरन है ना, ध्यान रहेगा। इसके अलावा बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, एनीवन? SITE है। MgCO3, मैग्नेसाइट। कैल्साइट या फिर चौक, बहुत सारा नाम है ना इसका। लाइमस्टोन, मार्बल, कौन है भाई वो? और ये दोनों मिला दो, पता है क्या हो जाता है? डोलोमाइट। MgCO3.CaCO3, डोलोमाइट। याद रहेगा बच्चों? हाँ, लेड कार्बोनेट को सिरुसाइट बोलते हैं। SITE है क्या? सिरुसाइट है। CERUSSITE, सिरुसाइट। स्पेलिंग चेक कर लेना यार तुम लोग ना।
ओके। और एक और बड़ा फेमस सा नाम है उसका एजुराइट, AZURITE, नॉट वेरी पॉपुलर बट यस, एजुराइट। एजुराइट पता है क्या है? बस यहाँ पे एक चेंजेस कर दो मैलेकाइट में, 2CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। अगर ऐसा कर देते हो तो इसका नाम क्या होता है? एजुराइट। नहीं, 2 मैलेकाइट नहीं है ये बेसिकली ऐसा है कि CuCO3 ट्वाइस है एंड दिस इज 1, 2:1 यूनिट में, 2 टाइम्स ऑफ दैट। ये क्या बेवकूफ़ी है ये? किसी भी फॉर्मूले के पहले अगर 2 डाल देते हो उसका स्टोइकियोमेट्री हो जाता है ना जी, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम बोल दो 2H2O इज न्यू कंपाउंड, व्हाट इज दिस? यू मीन जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ इट। So it is not the 2 unit of CuCO3.Cu, it is 2 unit of this along with 1 unit of this. It's a combination of that. Okay? तो इतने बच्चों इंपॉर्टेंट थे जितने मैंने बताए। इसके अलावा देखो सल्फेट और भी है, राइट? इसके अलावा आपके क्लोराइड भी है, नाइट्रेट भी है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट थे तो इनको मैंने बता दिया। बाकी मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो इनको अभी के अभी खत्म करो पूरा याद करके। मैं अभी पूछता हूँ आपसे ना, गिव यू 2 मिनट ऑफ टाइम। 2 मिनट है आपके पास, इसको खत्म करो। इसको अभी याद करो, अभी के अभी ना। अगले टेस्ट में भी आपके आ रहा है इससे क्वेश्चन, फिक्स है।
चलो भाई टाइम हो गया, देविक खड़े जाओ, ऑक्साइड और जितने भी याद है बताते जाओ। जिसको Al2O3.H2O भी बोलते हैं ना, और फिर बोहेमाइट भी वही है, बस क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज है, अल्फा फॉर्म है। तो एल्यूमिनियम का मेनली आप देखो तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड और ही है ना, बॉक्साइड जिसका जेनरिक नेम था। कई बार ना लोग बॉक्साइड का फॉर्मूला पता है क्या लिखते हैं, Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O वो कहाँ से लिखते होंगे इमेजिन करो, तो एक Al2O3.3H2O है हमारे पास, कौन सा, गिब्साइट। दूसरा क्या है, बोहेमाइट ना, या फिर डायस्पर, उसमें सिंगल OH है, तो दोनों का एवरेज निकाल के लिख देते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन सेट हो और उसमें इतना स्टैंडर्ड फॉर्म ना दिया हो आपके सामने, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, ये बात समझते हुए कि एग्जामिनर ने थोड़ी ज्यादा बेवकूफ़ी कर दी है, समझ गए। वो कोई फॉर्म होता नहीं है बेसिकली। चलो, आयरन का ऑक्साइड, हाँ हाँ बैठ जाओ, चलो भाई खड़े हो जाओ। आयरन के दो इसने बताया, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। इन दोनों में किसमें FeO प्रेजेंट है, मैग्नेटाइट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन का, मैग्नेटाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +2 भी है एंड +3 भी है, आयरन +2 एंड +3। रोमन नंबर में जनरली लिखते हैं Fe नंबर 3 एंड Fe2 ना। उसके बाद चलो बताओ आगे, हाँ FeO.Cr2O3, ठीक है। टिन स्टोन्स का दूसरा नाम क्या है, टिन स्टोन कौन सा है, SNO या SNO2, SNO2, क्योंकि टिन +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है, लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है जबकि टिन में +4 ज्यादा स्टेबल है ना। तो क्या नाम है, कैसिटराइट, ध्यान रखो थोड़ा। और बताओ, MnO2, हाँ नाम क्या है इसका, क्या कर रहे हो तुम, बस कॉमेडी करो क्लास में, बैठ जाओ, फटाफट एकदम याद रहना चाहिए, बोलो। MnO2, MnO2 पायरोलोसाइट। ये और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज करके हम KMnO4 का प्रोडक्शन करते हैं डी ब्लॉक में ना। F के पीछे पड़े रहो, डी भूल जाओ। तुम्ही को बोल रहा हूँ, KMnO4 का ये इम्पोर्टेंट और है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही क्रोमियम का इम्पोर्टेंट और कौन सा था, क्रोमाइट, जहां से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करते थे। KMnO4 तो हमारा हो गया। ऐसे K2Cr2O7 की मैं बात करूं, K2Cr2O7 बनाने के लिए हम लोग उसी का यूज करते थे ना, FeCrO4, बैठ जाओ ना। और बताओ, ऑक्साइड दोनों का है वो तो, ओवर में तो दोनों का है, बट हमें जब बनाना होता है तो ये चीपली अवेलेबल होता है ना। जो भी चीजें बहुत आराम से मिल जाए हम जनरली उसी से कमर्शियल वायबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हो गया ये ऑक्साइड खत्म कि और भी बचे हुए हैं, हाँ EIA वाले ना, तो सब समझते ही हो तुम लोग। चलो हो गया खत्म। अब ध्यान से इधर ध्यान देना, बोर्ड पे मत देखना। बताओ सल्फाइड ओर्स, जिंक ब्लेंड, फिर कॉपर ग्लांस। क्या फॉर्मूला होता है कॉपर ग्लांस का, Cu2S या CuS, देखो हाँ +1 वाले स्टेट में है कॉपर का ना। कॉपर +2 इज मोर स्टेबल इन एक्वस स्टेट। जनरली कॉपर का +1 स्टेट ही ज्यादा आपको ड्राई स्टेट में मिलता है ना। ड्राई स्टेट कहने का मतलब ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, तो जनरल है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मिलता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये सब बातें कुछ सपोर्ट करेंगी आपको। अरे बात समझ में ना।
एग्जाम में जाओगे भूल जाएगा, कॉपर का तो था सल्फाइड, लेकिन वो क्या था, +1 था, +2 दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है, तो कॉपर का सल्फाइड हो गया। सिल्वर ग्लांस ना, अर्जेंटाइट किसको बोलते हैं? अर्जेंटाइट किसको बोलते हैं? सिल्वर ग्लांस को। कैसेटराइट किसको बोलते हैं? टिन ऑक्साइड को। तो ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना, आई टाइट जहां लगा दिया वहां ऑक्साइड ही हो गया या सल्फाइड ही हो गया। और थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आता है, सिल्वर का ऑक्साइड और एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए भाई, बोलो। नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, क्यों? मैंने बताया था सॉफ्ट मेटल, तो सॉफ्ट नेगेटिव आयन के साथ वो कंबाइन करेगा, यानी मोस्टली सिल्वर का सल्फाइड और ही नेचर में सबसे ज्यादा पॉपुलर। उसके अलावा हेलाइड ओर्स भी होते हैं, नाइट्रेट भी होते हैं, है ना। तो ये सब ऐसे करके आप ध्यान रखो। क्यूपराइट किसको बोलते हैं? देख लो, अर्जेंटाइट एंड सिल्वर ग्लांस Ag2S है, जबकि क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लांस अलग अलग चीजें। देख रहे हो ना ये सब कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है। तो जहां कंफ्यूजन वाली चीजें उनको मार्क कर लो। कॉपर ग्लांस Cu2S है, जबकि क्यूपराइट क्या है? Cu2O। आगे बात समझ में? हाँ, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक मैंने कैल्कोपाइराइट बताया, उसको कॉपर पाइराइट भी बोलते हैं। वो कॉपर का मेन ओर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से मेटलर्जी करेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो नाम में इसका क्या है, कॉपर पाइराइट। आयरन पाइराइट ये है FeS2, इसको कॉपर पाइराइट बोलते हैं। है दोनों का मिक्सचर, बट नाम फिर भी कॉपर पाइराइट है। तो सोचो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जाम में। कॉपर पाइराइट में एक से ज्यादा मेटल है, आयरन पाइराइट में एक ही मेटल है। तो ये सब कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आपको रुक करके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे आपको। बीच बीच में इसको आप ऐसा कर सकते हो कि आज जैसे याद कर लिया, कुछ क्वेश्चन आज लगा लिए, कुछ आप कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद करो, ताकि वो सब चीजें बार बार आपके दिमाग में हिट करती रहे। तो आपके दिमाग में ऐसे कई बार कर लोगे तो स्टेबल हो जाएगा, है ना। और ये बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना, इतनी मेहनत करके हम राइमर टाइमन रिएक्शन सीखते हैं, इतनी मेहनत करके हम कार्बिल सीखते हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देते हुए मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये सब फ्री के नंबर है। आपको बस अपना डिवोटेड टाइम, डिसिप्लिन टाइम मिला करके देना है, याद हो जाएगा चीज। फ्री के नंबर है, मैं बता रहा हूँ। और तुम उठा के देख लो, पिछले साल का JEE मेन, उसके साल पिछले का, उसके पिछले का और से क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे आपको। कौन किसका और है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वही सॉल्व करना स्टार्ट कर देना आज से, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड? तो याद रहेंगे ये। उसके बाद कार्बोनेट में 3 मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। कौन सा? काला जिंक, ये बताया था, कैलामाइन, ZnCO3, स्टेडराइट, FeCO3 एंड कॉपर का एक बताया था मैंने। वो कॉपर का कार्बोनेट नहीं था, बल्कि वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको। बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्यों बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी है यहाँ, समझ गए। और इसी से मिलता जुलता एक एजुराइट भी है, याद रहेगा। बाकी मैग्नेसाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब बड़े कॉमन से। फिर सेरुसाइट हो गया। लेकिन तो इतने अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि मेटलर्जी के क्वेश्चंस और से रिलेटेड तो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि हेलाइट्स एस ब्लॉक में कुछ कुछ दिया हुआ है, और जैसे कई बार होता है लोग बोलते हैं सर मेटलर्जी का क्वेश्चन पोटेशियम का दे दिया, पोटेशियम तो हमारे इसमें दिया नहीं है। तो पोटेशियम बेटा यहाँ नहीं दिया है, बट एस ब्लॉक में दिया हुआ है, समझ गए ना। तो मैं और जो आपको लिस्ट शेयर करूंगा कोर्स के, वो भी आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, याद करने की कोशिश करो। लिस्ट थोड़ी और लंबी है, इतनी ही नहीं है। ओके, सो अंडरस्टूड। तो ये पहला चीज था किससे रिलेटेड बेटा, कि पहले आप और तो समझो, उनको ध्यान में रखो, तब आप उसके बाद प्रोसेस। तो मैंने क्या बताया बेटा, मेटलर्जी क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ
एलिमेंट्स इन देयर प्योर फॉर्म। मोस्टली आप बोल सकते हो कि मेटल्स को ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मेटलर्जी नाम हमने दे रखा है ना। अच्छा, कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओर में मेटल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो हम उनको कैसे लेके आएंगे? थ्रू रिडक्शन। लेकिन क्या ये इतना आसान प्रोसेस होता है? जब आप लेके जाते हो तो ओर्स वगैरह क्या है, मिनरल्स वगैरह क्या है, ये सब सॉलिड पत्थर जैसी चीजें हैं, बिल्कुल पत्थर जैसा, ऐसा अजीब सा स्टोन टाइप में आपको मिल गया। ये मिल गया आपको ओर। से फॉर एग्जाम्पल ये आपने कोई कार्बोनेट ओर ले लिया या कोई भी ओर ले लिया आपने, आप क्या करोगे भाई? इतने बड़े पत्थर पे आप क्या करोगे? रिडक्शन करा दोगे डायरेक्टली? हाँ, रिएक्शन करा दोगे? नहीं। तो पहले कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करती है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये चीज वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होगी, तभी तो वो और है। वरना सोचो नॉर्मल वेदरिंग फिनोमिना से भी वो डिसॉल्व होकर समुद्र में पहुंच जाता, फिर हम सारा चीज वहीं से ढूंढ रहे होते। बट ये स्टोन के फॉर्म में, दैट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इज दैट क्लियर? अब स्टोन के फॉर्म में डायरेक्ट हीट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो इसको सबसे पहले क्रशिंग, स्पेलिंग बताओ क्रशिंग का। ग्राइंडिंग, मिलिंग, ये तीन प्रोसेस हैं। ये बेसिकली इनको जितना फाइन पाउडर हो सकता है उतने फाइन पाउडर में इनको ब्रेक किया जाता है। क्रशर्स होते हैं बड़े बड़े, जॉ क्रशर्स, इतने बड़े बड़ा मशीनरी होता है, उसके अंदर ऐसे स्टोन्स को डाल करके क्रश कर दिया जाता है। फिर ग्राइंडर आप समझते ही हो ना। मिलिंग का मतलब होता है जनरली छोटे छोटे ना स्ट्रॉन्ग सॉलिड बॉल्स रखे जाते हैं और एक रोटेटरी क्लीन के अंदर जो हमेशा ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो उनके साथ बेसिकली अच्छे से पिसाई हो जाती है, जैसे गेहूं की पिसाई होकर आटा बनता है ना, वैसे ही समझ लो। यहाँ पे अच्छे से पिसाई उसाई होने के बाद क्या बन रहा है हमारे पास? पाउडर्ड फॉर्म। ये फ्लो डायग्राम बना लेना, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले भाई जो स्टोन फॉर्म में हमारे पास ओर है ना, पत्थर के फॉर्म में जो ओर है उसका हमने क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड मिलिंग कर दिया, तो हमें मिल गया पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ओर प्योर फॉर्म में ओर मिलता नहीं है हमें। मतलब आप सोचो कि आपको क्या मिल जाए, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपको आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 यानी हेमेटाइट, हेमेटाइट आपको प्योर फॉर्म में मिल जाए नेचर में, ऐसा नहीं है बेटा। इसके साथ तरह तरह के अर्दी इम्प्योरिटीज भी अटैच रहते हैं, बहुत तरह की गंदगी इसके साथ अटैच रहती है। उन गंदगी को हम क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज होता है, गैंग उस चीज को बोलते हैं इम्प्योरिटी जो मोस्टली केमिकली अटैच्ड है। भाई इम्प्योरिटीज ये प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होता है ओर का, इसके साथ साथ अब इसके साथ क्या अटैच होता है? तो जनरली इसका नेचर देखो, इसका नेचर कैसा है? बेसिक ऑक्साइड है। तो इसके साथ हाई चांसेस है कि एसिडिक ऑक्साइड की चीजें केमिकली अटैच्ड हो जाएं, जैसे SiO2, बड़ा कॉमन सा गैंग है ये। गैंग मीन्स इंप्योरिटीज, समझ गए? केमिकली अटैच्ड इंप्योरिटीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इससे ना इन इम्प्योरिटीज को हटाने की कोशिश करते हैं। इन इम्प्योरिटीज को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? या फिर इसका नाम क्या होता है? ड्रेसिंग। तो ये जो कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग है, इससे हम फिजिकली अटैच्ड इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। मेनली फिजिकली, बट हाँ टू सम एक्सटेंट आप बोल लो कुछ कुछ जगहों पे केमिकली।
रिमूव्ड। ये जो गैंग 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 बोल लेना बच्चों, केमिकली अटैच्ड इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं हम? गैंग। इनको रिमूव। कंसंट्रेशन के बाद ये जो हमें ओर मिल गया है, विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ओर का मतलब भाई अब इसमें परसेंटेज ऑफ ओर, ऐसे मान लो 100 ग्राम आपने ले लिया तो उसमें हाई परसेंटेज ऑफ ओर मिल गया, इंप्योरिटीज कम हो गई, खत्म नहीं हुई बिल्कुल भी, अभी तो ये चलता रहेगा सिलसिला भाई, ये बहुत लास्ट स्टेप तक जा करके हमें करना पड़ता है। अब ये जो कंसंट्रेटेड ओर आपको मिला है कंसंट्रेशन करने के बाद या ड्रेसिंग करने के बाद, इस पे अप्लाई करते हैं दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको बोलते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये बेसिकली हीटिंग प्रोसेस है। रोस्टिंग करने का मतलब हुआ भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को जला देना, रोस्ट करना बोलते हैं ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जला रहे हैं तो रोस्टिंग हुआ, उसके अब्सेंस में जला रहे हैं किसी चीज को तो क्या हो गया? कैल्सिनेशन। बट ध्यान रखना ये जलाते जलाते इतना भी मत जला दो कि वो पिघल जाए। हाँ क्या बोल रहे हैं? तो उनको बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक रोक करके रखना है। जब आप मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड चले जाते हो यानी मोल्टन स्टेट में चले जाते हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, बट स्मेल्टिंग ऑल्सो यूटिलाइजेज द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का कोई यूज नहीं है। चुपचाप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करने को रोस्टिंग बोलते हैं और उसके एब्सेंस में गर्म करने को, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीटिंग को स्मेल्टिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो ये जब आप रोस्टिंग वगैरह कर दोगे तो आपको और ज्यादा प्योर आपको ओर मिलेगा। कई बार यहीं पे आपको रोस्टिंग के ड्यूरेशन पे ही मेटल मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको ना थोड़ा एम्बिगुअस फॉर्म में ही लिख करके से छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं कर रहा हूँ। कई बार ये होता है ओर, और प्यूरिफाइड फॉर्म में पोरस ओर बोल लो, क्योंकि जब आप कई सारे इम्प्योरिटीज, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज वगैरह ये सब हटा दोगे, मतलब इस प्रोसेस से होता क्या है? वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड, कार्बोनेट वगैरह जो भी हैं वो CO2 निकल जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोनेट, इवोल्यूशन ऑफ H2O फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर या फिर हाइड्रोक्साइड ओर। और बच्चों रोस्टिंग कर रहे हो तो इवोल्यूशन ऑफ SO2 फ्रॉम सल्फाइड ओर। इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी रोस्टिंग प्रोसेस है एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस है ना। अब ये जो पोरस ओर, समटाइम्स मेटल यहां पे लिख सकते हो प्लस समटाइम्स मेटल ऑल्सो। ये जो पोरस ओर अब आपको मिल गया है ना, ये जो पोरस ओर मिल गया इसका रिडक्शन करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं और आपको मिल क्या गया? मेटल इम्प्योर। फिर इसकी रिफाइनिंग करते हैं, तब जाके आपको मेटल मिलता है प्योर फॉर्म। इतना सारा प्रोसेस है बच्चों तब जाकर के। अब ये जो रिडक्शन है ना, इसके हिसाब से हम मेटलर्जी को 3 बड़े पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? पायरो,
पायरोमेटलर्जी मतलब ऐसा मेटलर्जी जिसमें रिडक्शन के टाइम पे हम हीटिंग विथ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, उसको हम पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। दूसरा आता है बेटा हाइड्रोमेटलर्जी, और तीसरा आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो अब पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी डिपेंडिंग ऑन द वे वी आर कैरिंग आउट दिस रिडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके फोर्सफुल रिडक्शन करा रहे हैं तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताओ इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम किन के लिए प्रिफर करते हैं। तो ऐसी चीजें जो बहुत एक्टिव हो, जिनके कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ना हो। जैसे मैं बोल दूं कि यार पोटेशियम ऑक्साइड है, इससे मुझे पोटेशियम लेना है, क्या कोई है रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा जो पोटेशियम को K+ से K में लेके आ जाए? भाई क्या मजाक है। अल्कली मेटल्स आर वंडरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर अगेन वेरी गुड, एल्यूमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है कि कोई कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं हमारे पास कि इनको यहां तक ला दे। तो ये मेनली यूज होता है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, इनके लिए इनका मेन यूज होता है, क्योंकि और कोई तरीका बचा ही नहीं हमारे पास ना। बहुत मुश्किल हो गया इनको प्योर फॉर्म में लेके आना। या तो हमें टेम्परेचर बहुत अप करना पड़ेगा तब जाकर के मिलने वाले हैं, फिर अगेन वो इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं होगा। तो इसलिए इनके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इनमें सिर्फ हमें एक पार्ट पढ़ना है हमारे सिलेबस में, मतलब मेटलर्जी चैप्टर के अंदर। वो कौन सा है? एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ना, कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोमेटलर्जी ये कौन सा फिनोमेना है? तो भाई हम किसी तरीके से ओर को एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में उनका रिएक्शन करा करके रिडक्शन हम उस मेथड से करने की कोशिश करते हैं, किसी एक्टिव मेटल से उनको रिप्लेस करके। तो जब रिडक्शन प्रोसेस में हम सॉल्यूशन फॉर्म का यूटिलाइजेशन करने लग जाएं, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। और जब डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं विथ रिड्यूसिंग एजेंट, उसको क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी। अब पायरोमेटलर्जी सबसे बड़ा पार्ट है हमारे लिए। पायरोमेटलर्जी के थ्रू आप देख लो आयरन का काम होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी एल्यूमिनियम का आखिरी फेज को छोड़ करके, रिडक्शन को छोड़ करके बाकी सब हीटिंग वीटिंग का काम होता है ना, ताकि हाइड्रेट वगैरह सब निकल जाए। मतलब हीटिंग का हमारे लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, खास करके जब हम कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तब। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई ओर ले लिया, क्रशिंग ग्राइंडिंग का पाउडर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से कंसंट्रेशन के कुछ मेथड्स देखते हैं। लिखो वेरियस मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये जनरल रोड मैप आप क्लियर कर लो, और ऐसे ही आपको पढ़ना है। हो गया बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? है ना, कंसंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग। करेक्ट। कौन कौन से मेथड है भाई? तो एक एक करके देखते हैं कंसंट्रेशन में। सबसे पहला
हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन भी इसको बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। अब देखो ये क्या है भाई, ये कौन सा मेथड है, जैसे नाम से ही क्लियर है, देखो ना, चुपचाप इसको ना अच्छे से वाटर के साथ इसको अच्छे से वॉश किया जाता है। अब उसमें होता क्या है, जनरली हम लोग हाई फोर्स जेट का यूज करते हैं पानी का ना, और साथ में आप यूं बोल लो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऊपर से हमने यहाँ से पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर नीचे गिरा रहे हैं, और बहुत हाई फोर्सेस से हम वाटर जेट का यूज कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, जो हल्के फुल्के चीजें होती हैं वो इसके साथ बह जाएंगी, पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, और जो हैवी पार्टिकल्स है वो जगह जगह पे, इन जगहों पे सेटल्ड हो जाएंगे, जिनको बाद में कलेक्ट करके अलग कर लेंगे। तो ये कब यूज किया जाएगा, जब काफी ज्यादा डिफरेंस हो in terms of density of the impurities and density of the ores, और heavy ores के लिए इनका यूज किया जाता है। और heavy ores में कौन से आते हैं, मोस्टली ऑक्साइड ores, काफी heavy होते हैं, उनकी डेंसिटी है, कॉम्पैक्ट होता है ना वो, तो इसलिए। तो लिखो ये बात, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इट इज यूज्ड व्हेन यहाँ पे कई सारे ग्रेडेड चीजें बनाई जाती है ना, एक ही जगह नहीं है, ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग स्ट्रक्चर करके बनाया है। तो ये रिलेटिव चीज हो गया ना, तो भाई हम फोर्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे ना, ये तो हमारे हाथ में है ना। आ रहा है बात समझ में? तो लिखो, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज गुड डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ द ओर density between good difference of density between ore and impurities. So mainly impurities lighter होनी चाहिए and ores हमारे heavier होने चाहिए, क्योंकि जो पानी वो बह के निकल रहा है उसको हम थोड़ी ना कलेक्ट करते रहें। समझ गए ना, वरना तुम बोल सकते हो तो अलग तो हम किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो मेनली यूज फॉर ऑक्साइड ओर लिख लेना, अंडरस्टूड। हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, दूसरा और क्या करें भाई बताओ? हाँ, मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन। बताओ क्या होता है ये, बहुत सिंपल है ये। जब भी आपके ओर, है ना, या फिर इम्प्योरिटी में से कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाए, लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन either of ore or impurity is magnetic in nature. Or है ना, either of ore or impurities are magnetic in nature. समझिए, तो इसका जनरल सेटअप क्या होता है, ऐसे एक कन्वेयर बेल्ट होता है, इनको रोटेट करने वाले चीजें लगी रहती हैं, और ये कन्वेयर बेल्ट पे आप पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर्स विथ इम्प्योरिटीज जो भी हैं इनको आप गिराते हो, और फिर इनके स्पीड को ऐसा सेट किया जाता है कि बाकी जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हो, मतलब ये हमारा एक तरह से मैग्नेटिक रोलर समझ लो, तो इस पे आकर के जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इस पे चिपके रहते हैं, और यहाँ पे जैसे ही बेल्ट वो क्रॉस करता है यहाँ पे एक स्टॉपर लगा के रखते हैं, मतलब कि जो भी पाउडर फॉर्म में चिपकी हुई चीजें आई हुई हैं इनको यहाँ पे इकट्ठा कर लें।
तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ दिस रोलर वो यहाँ पे दूर चले जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप बताओ, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट ओर को जब हम अलग कर रहे होते हैं तो मैग्नेटिक हो गया। एक और भी है, बताओ कैसेटराइट क्या बताया था अभी मैंने आपको, टिन का ऑक्साइड बताया था। तो टिन का ऑक्साइड जनरली इम्प्योरिटी लिया रहता है वुल्फ्रामाइट का। टिन ऑक्साइड SnO2 contains impurity of वुल्फ्रामाइट। ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा यार, देखो जिसमें W हो और F हो, ये दोनों मेटल हो, तो यानी टंगस्टन एंड आयरन ना। तो लिखो इसको FeWOO4 वुल्फ्रामाइट। एग्जांपल्स में लिख लेना। हाँ जी, तो W ही तो लिखा है, नहीं सॉरी WO नहीं, WO मैं 2 बार O लिख दिया, WO4। है ना। तो ये हमारा ओर है, नॉन मैग्नेटिक, और यहाँ पे आयरन आपका +2 स्टेट में या +3 स्टेट में भी रहता तो भी ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये तो मालूम चल जाता है ना भाई, कैसे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, देख लो उसमें पैरामैग्नेटिज्म है या नहीं, तो चांसेस हो गया वो मैग्नेटिक। याद करो आप, 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरो, फेरी एंड एंटी। तो ध्यान रहना चाहिए, होते सभी पैरामैग्नेटिक हैं, तो आप कह सकते हो कि ये मोस्टली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, है ना। अंडरस्टूड, मैग्नेटिक सेपरेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो लिक्वेशन। लिक्वेशन लिक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, जब कभी भी ज्यादा डिफरेंस हो जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटीज इज मच हायर एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, मतलब ओर जल्दी पिघल जाए, तो ऐसे स्लोप वाले जगह पे मतलब हम हीटिंग कर देते हैं, तो जो भी आपका ओर है वो मेल्ट हो करके यहाँ बॉटम पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। मोल्टेन ओर, और इम्प्योरिटीज यहीं कहीं सेटल हो जाएंगी। So it is used when the melting, there is a great difference in melting point of the impurities with, तो जो भी easily melt हो जाए ऐसी चीजों को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, लिक्वेशन हो गया। ध्यान रखना, लिक्वेशन का मतलब है मेल्टिंग से रिलेटेड चीज। और चौथा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ
फ्लोटेशन प्रोसेस। है ना? क्या है ये? ध्यान से सुनो। ये मेनली अप्लाई किया जाता है, फिक्स्ड है, फॉर सल्फाइड ओर्स। देखो, मेनली अप्लाइड ऑन सल्फाइड ओर्स। इसका प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कि सल्फाइड ओर्स एंड इंप्योरिटीज का वेटेबिलिटी अलग अलग है। मतलब कौन किस में डिसॉल्व होने की बात कर रहा हूं। तो ऑयल के साथ जनरली सल्फाइड ओर्स डिसॉल्व होते हैं और वाटर के साथ इंप्योरिटीज डिसॉल्व होती है। तो लिखो, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेटेबिलिटी, सल्फाइड ओर्स आर सॉल्युबल इन ऑयल, या आप कह सकते हो कि उनके साथ वो कलेक्ट होता है, एंड इम्प्योरिटीज आर सॉल्युबल इन, सॉल्युबल तो नहीं बोलना चाहिए, सॉल्युबल इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, क्योंकि सॉल्युबल जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो पूरा एकदम आयनिक फॉर्म में। तो यहां पे आप लिख सकते हो इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाई, what to say, yes, water, impurities are wetted by water, and sulfide ores are wetted by oil, या फ्रोथ बोल लो, जो हमारे यहाँ पे फ्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? तो प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनो। अरे सुनो यार, कितनी बातें करते रहते हो, ध्यान से देखो। यहाँ करते क्या क्या है इसमें, हम सल्फाइड ओर को वही पाउडर फॉर्म में ला करके इसके अंदर हम ऑयल प्लस वाटर प्लस फ्रोथ स्टेबलाइजर, इनको मिक्स कर लेते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे क्रिसॉल हो गया, एनिलीन हो गया, है ना, ये सब कुछ कंपाउंड होते हैं। बाकी ऑयल में मोस्टली टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, राइट। सो ऑयल प्लस, या पाइन ऑयल यूज करते हैं, पाइन ऑयल, वाटर, फ्रूट स्टेबलाइजर, इन सबको मिक्स करके, ध्यान से सुनो, इनको मिक्स कर दिया। अब भाई ऑयल वाटर थोड़ी ना मिक्स होते हैं, तो यहां से हम एयर पंप करते हैं और साथ में इसको स्टर करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है, झाग बन जाते हैं। और ये जो झाग बना हुआ है ना बेटा, अब क्योंकि सब चीज को इसमें मिक्स कर रखा है भाई, इनके साथ मैंने और भी मिक्स कर रखा है, इन सभी चीजों को इकट्ठे मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, और ये जो बबल्स है ना ऊपर, इन पे जाके से चिपक जाते हैं। और ये आपका फ्रोथ है, तो इनके सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं। बाद में इन झाग को अलग करके सुखा लिया जाता है, एंड ड्राई करने के बाद जो आपके पास बच गया वो कंसंट्रेटेड हो रहा है ना। तो कल मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करूंगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।